अस्सलाम वालेकुम। आज हम सक्सेस प्रोग्राम के साथ इस वक्त मौजूद हैं आयो द स्पेस पे। सक्सेस प्रोग्राम, अगर आपको थोड़ा सा इस बारे में पता हो तो ये इस वक्त देहाती इलाकों में पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। इनका जो गोल है तकरीबन पाकिस्तान की 8 लाख हाउस होल्ड तक इन्होंने रीच करना है। और इनका जो जिस तरह का काम है ये सिर्फ एक इमदादी काम नहीं है, वो बेसिकली उन्हीं इलाकों के अपने इदारों को, अपनी तंजीमों को थोड़ा सा इस तरह से मजबूत करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी मदद खुद कर सकें। इस वक्त हमारे पास सक्सेस प्रोग्राम के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगा अंजुम मलिक को, जो कि कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं रूरल सपोर्ट प्रोग्राम की। और हमारे साथ हैं फौजिया। फौजिया जो हैं वो नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम की डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हैं। और सुल्तान कोरी हैं जो एक सक्सेस की सोशियोलॉजिस्ट हैं और रिसर्च ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू आप सबका इधर आने का। अंजुम वालेकुम पहले। अस्सलाम डॉक्टर फराज, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू अंजुम। अच्छा, तो अंजुम, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे कि बेसिकली सक्सेस प्रोग्राम का एम और ऑब्जेक्टिव है क्या एग्जैक्टली रूरल एरियाज में? बिल्कुल। सबसे पहले डॉक्टर फराज, थैंक यू सो मच, आपने मुझे और मेरे कॉलीग्स को आपके प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। दरअसल सक्सेस जो है वो एक मल्टीपल स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जिसका एम कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट है। हमारा जो प्रोजेक्ट है इसका पूरा नाम सिंध यूनियन काउंसिल एंड कम्युनिटी इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग एंड सपोर्ट प्रोग्राम है। काफी लंबा नाम है इसलिए हम सिर्फ इसको सक्सेस कहते हैं। और हमारा मकसद दरअसल सिंध के जो देहाती इलाके हैं उनमें कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट इनिशिएट करना है ताकि एक तो गुर्बत का खात्मा हो और दूसरा ये कि ख़वातीन की एम्पावरमेंट हो। इसमें हमारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो यूरोपियन यूनियन आता है जो हमारे डोनर्स हैं। इसमें रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स नेटवर्क आता है जिसमें मैं और सुल्ताना काम करते हैं। और इसमें हमारे 3 रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें एक तो फौजिया का RSP आ जाता है, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम। इसमें सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं जिसको हम सरसों कहते हैं। और इसमें TRDP भी आता है जो थर्ड डीप रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है। अब ये तो मैंने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बता दिया। सक्सेस जो था वो 2015 में शुरू हुआ था। अभी हम ज़्यादा मैच्योर स्टेज हैं इस प्रोजेक्ट के, जो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा मौका देता है कि हम अपने प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट को स्टडी कर सकें। अब जो मैंने बात की है पॉवर्टी एलिविएशन और विमेन एम्पावरमेंट की, बड़े अच्छे गोल्स हैं, सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करना जो है उसका सवाल फिर उठता है। और इसमें मैं RSPN या रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स नेटवर्क का थोड़ा सा तारुफ कराना चाहूँगी। RSPN जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेवलपमेंट नेटवर्क है। हमारे नेटवर्क के अंदर 9 रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें NRSP शामिल है जहाँ फौजिया काम करती हैं। अब ये नेटवर्क जो है इसकी आउटरीच 54 मिलियन रूरल पाकिस्तानीज में आती है। और जो इस चीज़ की अनोखी बात है RSPN की वो ये है कि जो हमारे RSP पार्टनर्स हैं वो सोशल मोबिलाइजेशन के ज़रिए से देहाती कम्युनिटीज़ को एम्पावर करते हैं। अब सोशल मोबिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस में तकसीम करते हैं ताकि एक तो वो मुनज़्ज़म हो जाएं और फिर वो इनफरादी मेंटालिटी से हट के एक माशरती मेंटालिटी की तरफ जाएं। अब इसमें एक 3 टियर्ड प्रोसेस आता है। हम सबसे पहले लोगों को एक हाउस होल्ड लेवल पे मुनज़्ज़म करते हैं
اس کو ہم ایک کمیونٹی آرگنائزیشن کہتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے گھرانے آتے ہیں اس گروپ کے اندر، ان کی اکنامک کیپیسٹی کیا ہے، ان کی ٹریننگز کرانی ہے، خواتین کو اویئرنیس دینی ہے مختلف ایشوز کے اوپر، وہ ہم کرتے ہیں. یہ پروسیس ہو گیا تو ہم دوسرے ٹیئر کی طرف جاتے ہیں جو ولیج آرگنائزیشن ہوتی ہے. تو ہم مختلف کمیونٹی آرگنائزیشنز کو اکٹھا کر کے ایک ولیج آرگنائزیشن کی سطح پہ لے کے آتے ہیں. ولیج آرگنائزیشن جو ہے اس پہ پھر ہم لوگوں کو انفراسٹرکچر جیسے ایشوز کی طرف لے کے آتے ہیں کہ اگر ایک ولیج میں سڑک نہیں ہے، کوئی پانی صاف پانی میسر کرنے کی کوئی ٹینک یا کوئی اس طرح کا اسٹرکچر نہیں ہے، تو اس پہ ہم بات چیت کرتے ہیں، اس پہ ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں. اور جو تیسرا ٹیئر آتا ہے وہ ہمارا لوکل سپورٹ آرگنائزیشن کہلاتا ہے، جس میں مختلف ولیج آرگنائزیشن شامل ہوتے ہیں. اور ایل ایس او یا لوکل سپورٹ آرگنائزیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایک یونین کاؤنسل کی سطح پہ بناتے ہیں تاکہ یہ جو لوگ ہیں دیہاتی وہ اپنی لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ لنکیجز پیدا کریں اور اپنی کمیونٹی میں وہ وسائل لے کے آئیں جو گورنمنٹ کا فرض ہے ان کو دینا، جس میں ایجوکیشن آ گیا، ہسپتال آ گئے، مختلف اور فیسلٹیز آ گئی. تو آر ایس پی این جو ہے وہ یہ سوشل موبلائزیشن کا پروسیس جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے ہمارے پروجیکٹ ڈسٹرکٹس میں. اور سکسیس جو ہے اس کی بھی بیسس جو ہے یہ 3 tiered سوشل موبلائزیشن پروسیس پہ آتی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ انجم. اچھا، میں ذرا بات کرنا چاہوں گا سلطانہ سے. تو مس سلطانہ، ایک تو تھوڑا سا آپ اپنا بتائیے گا کہ آپ کا جو ایگزیکٹلی رول ہے اس انسٹیٹیوشن میں، اس پروگرام میں، وہ ایگزیکٹلی ایز اے ڈسٹرکٹ پروگرام آفیسر آپ کیا کرتی ہوتی ہیں. اور دوسرا، اگر آپ تھوڑا سا اس بات پہ روشنی ڈالنا چاہیں کہ یہ کووڈ کے حوالے سے جو آپ کے ایریاز میں افیکٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتانا چاہیں. السلام علیکم. میں آر ایس پی این رورل سپورٹ پروگرامس نیٹ ورک میں ایز اے ریسرچ آفیسر کام کر رہی ہوں، اور جس میں ہم بیسیکلی 2 یو سیز ہیں ٹنڈوال ہے ڈسٹرکٹ کی، ان میں ریسرچ کرتے ہیں. اور جو بھی اس میں جو پاورٹی کے لحاظ سے یا جیسے کہ بتا چکی ہیں انجم، اس حوالے سے کام کرتے ہیں. جیسے آپ نے پوچھا کہ جو رورل ایریاز میں ہے، وہ ویسے ہم دیکھیں اگر اربن اور رورل ایریاز میں تو کووڈ-19 خود سے تو ڈفرینشیٹ نہیں کرتا، وہ چاہے رورل پاپولیشن ہو یا اربن پاپولیشن ہو، مین ہو یا وومن ہو. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ جو ہے ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز میں زیادہ افیکٹ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو رورل پاپولیشن، کیونکہ ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر ابھی تک جو سچویشن ہے وہ انڈر کنٹرول ہے. لیکن اگر وہاں پر جو ہے حالات خراب ہوئے، وہ نان میٹرو ایریاز ہیں جہاں پر پہلے سے ہی ہیلتھ کی فیسلٹیز ہو گئیں یا جو باقی ساری فیسلٹیز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، ان کو زیادہ تر ڈسٹینسز جو ہیں ٹریول کرنے پڑتے ہیں ان تک ریچ آؤٹ کرنے کے لیے ہے. تو اگر اس حالت میں جو ہے ان کے لیے یہ جیسے کہ اویلیبلٹیز نہیں ہیں تو ان کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں ان فیسلٹیز کو اویل کرنے کے لیے. اور ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹیز ابھی جو ہیں وہ زیادہ تر جو لوگوں کے لیے اویلیبل نہیں ہے، خاص کر کے پبلک ٹرانسپورٹ کی. تو جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ پرائیویٹ جو ہے وہ فیسلٹی کو اویل کریں. ایک تو ان کے پاس پیسے اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ اگر پرائیویٹ کوئی جو گاڑی وغیرہ بک کرواتے ہیں تو ان کو زیادہ فیئر دینے پڑتے ہیں. اب جو گاؤں میں لوگ ہیں ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے پرائیویٹلی کوئی چیز افورڈ کریں اور اس کو اویل کریں. اور اس لحاظ سے اگر فوڈ تک ان کی رسائی دیکھیں، ایکسیس ٹو فوڈ، تو وہ بھی ان کی جو ہے ڈکریز ہوئی ہے. ایک تو پاکستان میں 20 سے 30% جو ہے وہ پاپولیشن فوڈ انسیکیور ہے، اور اس حوالے سے جو ہماری زیادہ تر پاپولیشن ہے وہ رورل ایریاز میں ہی رہتی ہے. تو جیسے پرائس ہائک ہوئی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، تو اس کا ایفیکٹ جو ہے ڈائریکٹلی ان رورل ایریاز میں جو پور پاپولیشن رہتی ہے ان پر ہوا ہے. اور اس میں اگر ہم دیکھیں جو ونریبل ہماری جو ہے پاپولیشن وہ زیادہ تر خواتین ہیں، ان کی پہلے سے ہی نہ ہیلتھ پر ایکسیس ہوتی ہے زیادہ تر، اور نہ ہی فوڈ پر. ان کو جو ہے وہ اپنی جو
जो नीड है उसको कर्व करना पड़ता है, ताकि बाकी हाउस होल्ड के मेंबर्स जो हैं वो सही से न्यूट्रिशन वगैरह खास करके उनके बच्चे जो है उनको मिलें। तो इस हवाले से हम देखें तो इसका इफ़ेक्ट जो है दोनों जगहों पर हुआ है और रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी हद तक हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच सुल्ताना। अच्छा, थोड़ा फौजिया की तरफ हम आते हैं। मिस फौजिया, आप सोशियोलॉजिस्ट हैं और आप एक रिसर्चर भी हैं, तो डॉक्टर आप फयाज जी जी। सोशियोलॉजिस्ट और रिसर्चर सुल्ताना है, फौजिया हमारी प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है। आई एम सो सॉरी, फिर शायद मैंने एनीवे, बट आई एम सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। अच्छा, सो फौजिया जो आप हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट बेसिकली ऑफिसर हैं, तो आप अपने थोड़ी सी बेसिकली बताएंगी अपनी वर्क के बारे में, और बेसिकली कोविड-19 का आपके काम पे और आपके एरिया में क्या इफेक्ट हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं फौजिया फैज़ मैं सक्सेस में एनआरएसपी में काम करती हूँ और मेरे पास इस वक्त 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एनआरएसपी 4 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट कर रहा है, सक्सेस उसमें टंडोलायर और मटियारी डिस्ट्रिक्ट को मैं देख रही हूँ। तो जैसा अभी आप कह रहे हैं काम पे यकीनन काम पे असरात हुए हैं कोविड-19 के, जिस तरह अभी सुल्ताना ने कहा था कि कोविड अर्बन और रूरल एरियाज को नहीं देखता। ये सच है कि अर्बन एरियाज में कोविड के पॉजिटिव केसेस का रेशो बहुत ज़्यादा है, रूरल एरिया में अभी स्टार्ट हुआ है। तकरीबन जून से जो है मेरे दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में रूरल एरियाज के केसेस आना शुरू हुए हैं। अगर असरात की बात करें तो हर सेक्टर में असरात हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर देख लें तो उस पर भी असरात है, और अगर आप लाइव स्टॉक देख लें, अगर रूरल कम्युनिटीज़ की आप देखते हैं तो उनके सोर्स ऑफ इनकम जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक होता है, और कुछ लोग जो है लेबरर होते हैं। तो अगर लेबर भी कर रहे होते हैं तो वो एग्रीकल्चर में कर रहे होते हैं या फिर टाउन एरियाज में कर रहे होते हैं। तो अगर टाउन एरियाज को देखें तो लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से अभी हर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग वीक्स में अलग अलग नंबर ऑफ डेज के लिए डिप्टी कमिश्नर लॉकडाउन अनाउंस कर रहे होते हैं। अगर टंडोला जिसमें मैं बैठी हुई हूँ तो 15 डेज के लिए लॉकडाउन हुआ, फिर एक ही दिन के अंदर अगर पीपीएचआई के बहुत ज़्यादा केसेस एक ही दिन के अंदर आ गए, बहुत सारे पीबीएच बंद हो गए, तो फिर डीसी ने 10 डेज और लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। तो इस वजह से तो अर्बन पॉपुलेशन तो काफ़ी मुतासर होती है, स्पेशली वो लोग जो बिजनेस से रिलेटेड है या वो लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। तो उस एरिया से अर्बन एरिया के नज़दीक ज़्यादातर जो यूनियन काउंसिल होती है तो वो लोग भी अर्बन एरियाज में लेबर के लिए आते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क सेल करने के लिए आते हैं, फॉर एग्जांपल चिंची रिक्शा चलाते हैं या डिफरेंट काम के लिए आते हैं। तो वो रूरल एरिया उस वजह से भी मुतासर हुई है। अगर आप एग्रीकल्चर को देख लें तो जब कोरोना के हवाले से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च में, तो वो पीक सीजन था। उन दिनों में गंदम की कटाई शुरू हो रही थी, तो गंदम के रेट्स तो उनको मिले, लेकिन वेजिटेबल के रेट, क्योंकि सिंध में वेजिटेबल पहले होता है बाकी पाकिस्तान के एरिया से, तो उनको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई थी रेट्स के अंदर। अभी थोड़े रेट ठीक है, लेकिन उन दिनों में वो रेट नहीं मिले। फॉर एग्जांपल आप अगर टमाटर की बात करते हो, टमाटर 100 से ज़्यादा मिलता था वो केजी आम दिनों में, तो इस वक्त वो 5 रुपए 10 रुपए तक केजी जा रहा था। अगर मैंगोज की बात करें तो मैंगो में अभी क्योंकि अभी मेरी आज ही एक जमींदार के साथ बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि वो आमतौर पे तो वो एक व्यापारी जो व्यापारी होते हैं ना, वो ठेके पे लेते हैं बाग। तो काफी लोगों के जो जो 2-2 करोड़ में बाग जाते थे, वो अभी 10 लाख एडवांस देकर कोई व्यापारी चला गया। तो अब जब ये लॉकडाउन की सिचुएशन आई तो उसने 10 लाख छोड़ दिए, और वो 2 करोड़ में भाग जाता था, तो वो अभी जमींदार अपनी उसकी जरूरत को ज्यादा महंगो देना। तो अगर जमींदार मुतासर होता है तो यकीनन फार्मर भी मुतासर होता है। तो अगर लाइव स्टॉक देख लें, लाइव स्टॉक ज्यादातर सोर्स ऑफ इनकम लोगों का लाइव स्टॉक पे जाता है। तो लाइव स्टॉक में अभी उनकी कोई मंडी जो सेल नहीं के लिए नहीं लगती। अगर लगती है एक दो बार, इस तरह जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, एक दो बार वो जिसे हम सिंधी में पिड़ी कहते हैं, वो लगी थी, तो फिर अचानक ही उसी दिन पे ही बंद हो गई। और वो क्योंकि व्यापारी भी नहीं आते, वो अपना इन्वेस्ट भी नहीं करना चाह रहे होते, जिनका गैर यकीनी सूरत हाल है ना कि फ्यूचर में अभी क्या होने वाला है, तो वो इन्वेस्ट भी नहीं करते। तो लाइव स्टॉक में भी डिमांड ज़्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो लोगों को उसके पैसे भी नहीं मिल रहे। तो असरात हुए हैं इकोनॉमी पे, एजुकेशन पे असरात हुए हैं। हेल्थ के लिए आप अगर देख लें तो
अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे मैं काम करी तो वहाँ पे मेजॉरिटी BHU जो PPH चलाता था, अभी उनके टेक्निकल स्टाफ पॉजिटिव आ गए तो वो क्वारंटाइन में बैठे हुए। तो मैक्सिमम जो है BHU या तो क्लोज्ड है या वहाँ पे टेक्निकल स्टाफ नहीं है या शॉर्टेज है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो डिलीवरी होती थी वहाँ पे BHU में, वो डिलीवरी सभी घर पे होना शुरू हो रही है। और या अगर कहीं पे, वो भी अपनी जगह पे रिस्क है अगर घर में डिलीवरी होती है। और अगर या कहीं कहीं पे कोई प्राइवेट डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट बैठी हुई है तो उनके चार्जेस इंक्रीज हो गए हैं। जिस तरह सुल्ताना भी कह रही थी कि लोकल ट्रांसपोर्ट बंद है तो चिंगची रिक्शा जो चलते हैं गांव से तो उनके रेट्स यकीनन बढ़े हैं। तो इस तरह के असरात हैं। एजुकेशन आप देख लें, सबसे ज़्यादा नुकसान एजुकेशन में हुआ है, तो वो अर्बन एरियाज में भी हुआ है, यकीनन रूरल एरियाज में भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हर सेक्टर में जो है ना उसके असरात हुए हैं। अगर आप सक्सेस की बात ठीक है, करें थैंक यू। जी जी ठीक। अगर आप सक्सेस की बात करें तो सक्सेस में जो जिस तरह अंजुम ने बताया कि हम 3 टियर सोशल मोबिलाइजेशन को थ्रू ही काम करते हैं। तो उसमें जो LSO होती है वो तकरीबन पूरी यूनियन काउंसिल में एक्टिव होती है। तो उनका काम जो है ना वो अवेयरनेस के तौर पे तो बहुत काम कर रहे हैं कम्युनिटीज़ के अंदर कि आप मतलब ये चीज़ों को किस तरह फॉलो करें। लेकिन उसका असर जो है वो जो डायरेक्ट काम करें वो तो लोग ले रहे हैं, जो उनके कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है या जो अहदेदारान है वो तो ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन कम्युनिटी जो है जिस तरह उनको फॉलो करना चाहिए, 1-2 दिन के लिए असर होता है, लेकिन बाहर से जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं ना उनका भी वो बहुत असर लेते हैं। कोई सीरियस भी नहीं ले रहा होता, क्योंकि रूरल एरियाज में फाइनेंशियल लॉसेस तो उनको हुए हैं लेकिन कोरोना की वजह से कोई लॉसेस नजर नहीं आ रहे। और ज्यादातर लोग जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रही। तो फिर इसलिए रूरल एरियाज में थोड़ी सीरियसनेस कम है कोविड के हवाले से। ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात आपने की है। एक तो ये तो लाइफ स्टॉक के हवाले से कि मंडी वगैरह की जो इश्यू है, और दूसरा ये जो आपने बात की है कि उधर कोरोना के आई थिंक केसेस कम है, या जो हैं तो उतने ज्यादा सिम्टम्स नहीं शो हो रहे। तो अच्छा, इस हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग अभी, क्योंकि अब आपको पता है ईद का भी अभी वक्त आने वाला है, और उसमें हम लोग काफी एक्सपेक्टेशन है कि वो जो देहातों से पॉपुलेशन है वो लेकर आते हैं लाइफ स्टॉक वगैरह शहरों में, अर्बन सेंटर्स में। तो एटलीस्ट आई थिंक जो शहरी लोग हैं उन्हें ये थोड़ा सा कंसर्न है कि या तो वहां उस साइड से कोरोना यहाँ आ जाएगा, और आई थिंक दूसरी साइड पे भी ये खतरा है कि शहरों से देहातों में चला जाएगा कोरोना, मतलब काफी चीजें मिक्सिंग होगी। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं कि आपके ख्याल से ईद पे कोई असर पड़ेगा कोरोना वायरस की वजह से और ये लाइफ स्टॉक की सिचुएशन की वजह से। और दूसरा, आपके ख्याल से ईद में इस तरह कोई रूरल अर्बन मिक्सिंग से कोई कोरोना ज्यादा इंक्रीज होने का कोई खतरा है? जी बिल्कुल। आपने इसका हेलो जी डॉक्टर साहब। अगर फौजिया पहले आप बता दें और फिर सुल्ताना भी अगर बीच में उसमें ओपिनियन देना अच्छा चाहें प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो मेरे क्योंकि मैं टंडोलार मचारी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती तो मुझे उसका थोड़ा ज़्यादा अंदाज़ा है। तो मेरे दोनों डिस्ट्रिक्ट हम्म में जो रूरल एरियाज में केसेस आए हैं वो अर्बन से आए हैं। मतलब डिफरेंट किस्म के इंसिडेंट हुए हैं। इस तरह से वो जो है ना, या कोई बंदा कराची में लैब मजदूरी कर रहा था या जॉब कर रहा था, वो उसको कोविड हुआ तो गांव के दूसरे लोगों को आया। इस तरह मटियारी में भी इसी तरह हुआ है और टंडोलायर में भी इसी तरह हुआ है कि अर्बन से केसेस गए हैं रूरल एरियाज में। अच्छा, रश वाला जहाँ पे भी एक्टिविटी होती है वहाँ पे चाहे रूरल एरियाज के लोग अर्बन एरिया में जाएं या अर्बन एरिया के लोग रूरल में जाएं, जहाँ पे वो पॉपुलेशन की मिक्सिंग होती है तो पता तो नहीं चला अभी क्योंकि ज्यादातर लोगों को सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे। तो हर जगह पे जहाँ पे भी रश है वहाँ पे ट्रांसफर होने के चांसेस तो हैं। अगर आप ईद के लिए बात करें तो वो यकीनन मुतासिर होगी। अभी तकरीबन एक महीने से भी कम रह गया है ईद में। तो इस वक्त तक टंडोलायर में कल जो ट्यूसडे है वहाँ पे एक बड़ी माल की फ्री लगती है, लेकिन आज मैंने पता करवा कि वो वहाँ पे नहीं लग रही। शायद 2 टाइम्स टंडोलायर में लगती है, इस तरह मटियारी में भी इस तरह लगती है। तो वो नहीं हो रही। जब नहीं हो रही तो यकीनन जो है जो लाइव स्टॉक लोगों ने ईद के लिए लेके रखा हुआ था या जो व्यापारी जो काम करते थे वो शेलिंग का एक से लेकर दूसरे को दे देते, तो वो यकीनन मुतासिर होगा और इनकम पे असर पड़ा। वैसे भी आप अगर देख लें आम दिनों में भी ये जो जून जुलाई और अगस्त जो आर लेस मंथ होते हैं वैसे भी रुपी लेस मंथ होते हैं, लेकिन इस वक्त तो और ज्यादा इन कोविड की वजह से असर हो रहे हैं।
ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا سلطانہ, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ کافی حد تک تو فوزیہ نے اس میں بتا دیا ہے, لیکن میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ لائیو اسٹاک جو ہے ہماری ایگریکلچر سیکٹر میں 60% سے ابو ایڈ کرتا ہے, اور ہماری جی ڈی پی میں 11% سے زیادہ جو ہے وہ شیئر اس کا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو وہ جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے تب سے یہ مارکیٹس جو ہیں, منڈی جو ہیں وہ بند ہیں, اور لوگوں کا جو ہے رورل ایریاز میں لائیو اسٹاک پر زیادہ تر ہے ڈپینڈنسی. تو جب یہ منڈیز بند ہیں تو اب جیسے ہی وہ آن ہوں گی ابھی عید کی وجہ سے, تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کا جو رش ہے وہ دیہاتوں سے نکل کر شہروں میں جائے گا, اور وہ اپنی جو ہے وہ سیل کرنے کے لیے لائیو اسٹاک کو شہروں میں جائیں گے. تو اس حوالے سے ان کا جو اربن پاپولیشن اور رورل پاپولیشن کا آپس میں جو ہے وہ گیپ نہیں رہے گا, اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ بالکل ہے واضح ہے کہ خطرہ زیادہ ہوگا. کووڈ-19 کا جو افیکٹ ہے وہ وائرس جو ہے وہ دیہاتوں میں چلا جائے گا, اور جیسے کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس حوالے سے گورنمنٹ کو کچھ جو ہیں اپاؤ لینے چاہیے, جو ابھی تک ویسے گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائی کہ منڈیز جو ہیں وہ کس طرح کھولنی ہیں اور اس پہ ایس او پیز کیا بنانی ہیں, اگر کھولنی بھی ہیں تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی بھی انیشیٹو نہیں لیا. ڈاکٹر فراز, میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی پلیز. جی. اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح فوزیہ اور سلطانہ نے کہا ہے, رورل علاقوں میں جو ہمارے دیہی علاقے ہیں وہاں کی سچویشن کافی مختلف ہے بڑے شہروں سے. ان کو کئی لحاظ سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور میرے خیال میں یہ ہمارے نیوز میڈیا چینلز میں اس لیول کا ایکسپوجر نہیں دیا جاتا دیہی علاقوں کو جس طریقے سے ہمارے بڑے شہروں کو دیا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دیہی علاقوں میں جیسے فوزیہ اور سلطانہ نے کہا اکنامک ایشوز ہیں, ہیلتھ ایشوز ہیں, ایجوکیشن ایشوز ہیں, تو لوگ جو ہیں وہ ان سارے چیلنجز کا کس طریقے سے رسپونڈ کر رہے ہیں. اور میں تھوڑا سا اس میں پھر سے سکسیس پروگرام کے اسٹرکچر کو واپس گفتگو میں لانا چاہوں گی, اور پھر اس میں فوزیہ اور سلطانہ زیادہ ڈیٹیل سے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. جب مارچ میں کرونا وائرس شروع ہوا تھا, اور وہ بھی پاکستان میں سندھ کے صوبے سے شروع ہوا تھا جہاں ہمارا پروگرام ہے, تو اس وقت ہماری جو دیہی خواتین تھیں, ہماری کمیونٹی پارٹنرز جو تھیں, وہ تب سے ہی کرونا وائرس کے اوپر بات چیت کر رہی تھیں. اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کیونکہ تب ہم ایک آفیشیل پروگرام ٹرپ کی وجہ سے اندرون سندھ گئے ہوئے تھے, اور یہ تب کی بات ہے جب پنجاب میں کرونا وائرس کے اوپر کوئی اتخاذ بات چیت یا توجہ نہیں ہو رہی تھی. اس وقت جو ہماری دیہی خواتین ہیں وہ پروگرام میٹنگز کے دوران کہیں تھیں کرونا وائرس کی یہ بات چیت چل رہی ہے دنیا میں, ہم یہ حفاظتی اقدامات لے رہے ہیں. تو جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اگر آپ معاشروں کو پہلے سے آرگنائز کر لیں تو مشکل حالات میں وہ بہتر طرح سے ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں کرونا وائرس ایک قسم کا کہہ لیں لٹمس ٹیسٹ تھا اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ جو ہماری سندھ کی سکسیس کمیونٹیز ہیں سندھ کے دیہی علاقوں میں وہ کس طریقے سے کرونا وائرس کا رسپونڈ کر سکیں گی. اور بے شک جو مشکلات تھیں وہ بہت شدید تھیں, لیکن جو پہلے سے سکسیس نے ریسورسز, لنکیجز, کمیونٹی اسٹرکچرز ان خواتین کو دیے ہوئے تھے انہوں نے ان کا پوری طرح سے استعمال کیا. جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو خواتین تھیں انہوں نے
कम्युनिटी अवेयरनेस सेशन का एक कंपोनेंट है जो हमारे प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है ख़वातीन को मुख्तलिफ मौज़ूआत पे अवेयरनेस देने के लिए। फैमिली प्लानिंग हो गई, विमेंस राइट्स हो गए, हेल्थ हाइजीन हो गई। जब कोरोना वायरस आया तो ये कम्युनिटी अवेयरनेस सेशन जो है इस बीमारी के ऊपर रीफोकस करके इसके हिफाजती इक़दामात के बारे में इस्तेमाल किया गया। जो हमारी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स हैं जो उन्हीं देही इलाकों से हम ख़वातीन लेके उनको ट्रेन करते हैं, वो जाके अपनी कम्युनिटीज़ में जाके लोगों को सही तरीके से हाथ धोने की हिदायत देती थी, सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत देती थी। और जैसे फौजिया ने कहा, लोग एक दफ़ा नहीं सुनते, आपको बार 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 उनको बताना पड़ता है और ये अभी तक ये सेशंस हो रहे हैं। उसी लिहाज से जैसे फौजिया और सुल्ताना ने कहा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है देही इलाकों में वो बहुत अफेक्ट हुआ। लोगों की आमदनी जो थी वो बहुत कम हो गई। लोगों के लिए खाने पीने के लिहाज से इतने पैसे नहीं रहे थे। अब सक्सेस ने इसको किस तरीके से टैकल किया? हमारा एक कंपोनेंट है जिसको इनकम जनरेटिंग ग्रांट कहते हैं। ये एक इंटरेस्ट फ्री लोन होता है जो हम एक कम्युनिटी के सबसे वल्नरेबल हाउस होल्ड को देते हैं ताकि वो इस आमदनी को किसी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकें। अब जब कोरोना वायरस आया और लोगों की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो थी वो अफेक्ट हुई, तो हमने ये इनकम जनरेटिंग ग्रांट का जो प्रोसेस था उसको स्पीड अप किया ताकि लोग जो हैं उनकी आमदनी जो है वो किसी हद तक सिक्योर हो। तो मैं चाहूँगी कि सुल्ताना और फौजिया इस पे ज़्यादा बात करें क्योंकि वो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन पे वो बेहतर अंदाज से इसकी वजाहत कर सकेंगे। ठीक है जी। सुल्ताना या फौजिया, आप में से इसमें कुछ अगर ऐड करना चाहें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ऐसा है कि इसमें सक्सेस में हम दो तरह के एक्टिविटी करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए। एक होता है CIF जो जिस तरह अंजुम ने कहा कि बगैर इंटरेस्ट के विदाउट इंटरेस्ट जो है लोन होता है, वो हम LSO को ग्रांट देते हैं और फिर LSO फर्दर जो है डिस्पर्स करती है एज ए लोन। और दूसरी होती है इनकम जनरेटिंग ग्रांट्स जो IGG उसे हम कहते हैं, और वो वन टाइम की ग्रांट होती है, वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए हम देते हैं और वो वापस नहीं ली जाती। तो इस वक्त जो है ज़्यादातर हम लोग जो है वो हम IGG पे फोकस कर रहे हैं, CIF पे कम, क्योंकि CIF अगर इस वक्त हम डिस्पर्स करेंगे भी तो उसकी फिर इंस्टॉलमेंट अगले मंथ से स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए IGG हम कर रहे हैं। और IGG में एक चीज़ जो है यकीनन इस वक्त लोगों को उस ग्रांट की भी ज़रूरत है जो कंज्यूमेबल हो, जिसमें वो घर के जो है राशन वगैरह ले सके। लेकिन हम जो ग्रांट देते हैं वो एक इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए होती है। जिस तरह हमने आपको कहा कि एक यकीनन सपोर्ट है, वो ज़्यादातर लोग इसको लाइव स्टॉक में या छोटे छोटे कामों में यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट में हमने मार्च में, क्योंकि सब लाइव स्टॉक की मंडी बंद हो गई थी, तो फिर हमने मार्च में इसको डिस्पर्स नहीं किया था। हमने अप्रैल एंड से शुरू किया है इसको, तो वो यकीनन लोगों के लिए सपोर्टिव है। तो अभी जो एक्सट्रीमली पुअर हाउस होल्ड हैं उनमें हम दो तरीके से सपोर्ट करें। एक तो सक्सेस प्रोग्राम के अंदर कह रहे हैं जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए है, और दूसरा इन्हीं हमारी सारे यूनियन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक और प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन इन सिंध, फिन्स के नाम से। उसका भी यूरोपियन यूनियन जो कि फंडिंग से कर रहे हैं। तो वो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं, तो उनको हम वैसे तकरीबन 30,000 के करीब 29,300 के करीब दे रहे हैं। तो वो बोर्ड्स ले रही हैं जो उनकी न्यूट्रिशन के लिए जो है मिल्क के तौर पर उनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज रियली इंकरेजिंग। अच्छा, दूसरी एक और जो मैं चीज पूछना चाहूंगा कि प्रिकॉशंस के हवाले से कि आपके ख्याल से गांव वगैरह में भी वही प्रिकॉशंस ली जाती हैं कोरोना वायरस के खिलाफ जो कि शहरों में ली जाती हैं, या वहाँ कोई एक मुख्तलिफ प्रिकॉशंस का तरीका है? अच्छा डॉक्टर साहब, ये डिपेंड करता है गांव में भी कोई तो भी इसमें ऐड करना चाहे तो यूर वेलकम। यस।
अभी अर्बन और रूरल एरियाज में सेम सूरत हाल है, क्योंकि अर्बन में भी सारे लोग जो है ना उस तरह तो कॉन्शियस है नहीं। आप देखेंगे रश में लोग बैठे होते हैं, ना मास्क यूज करते हैं ना डिस्टेंस यूज करते हैं, उनको बार बार बताना पड़ता है। सेम चीज ये है कि रूरल एरियाज में मेरे फील्ड के अंदर ऐसी भी सेटलमेंट्स है जहाँ पे जो उनका लैंड लॉर्ड है पूरी कम्युनिटी का बाहर आना जाना बंद करके रखा होता है, गांव के बाहर उन्हें बैरियर्स लगाए होते हैं, किसी बंदे की एंट्री नहीं होती। इस तरह की सेटलमेंट्स भी है। और ऐसी भी सेटलमेंट्स है जहाँ पे बिल्कुल लोग जो है ना इसको वो अभी तक लोगों को पता सब कुछ है। ऐसी भी सेटलमेंट्स है जो लोग इसको जो है समझ रहे हैं कि ये ड्रामा है कोरोना का। क्योंकि एक चीज जो बहुत अहम है वो ये है कि अभी तक आपने कोरोना के हवाले से आप फाइनेंशियल लॉसेस तो आपने देखे होंगे, लेकिन जिस तरह जो डेथ केसेस हैं वो भी ज्यादातर शहर के एरिया के हैं और ज्यादातर लोग पॉजिटिव केसेस भी सिटी एरियाज के हैं, तो वो इस तरह के लॉसेस हुए नहीं है रूरल एरियाज में। तो इसी वजह से भी जो है ना लोग रूरल एरियाज में लोगों को ये सारे एसओपी पे इम्प्लीमेंट करवाना उस पर काफी लेबर लगती है और ये यकीनन लोग करते हैं। लेकिन फिर आपको पता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल जो काम है वो बिहेवियर चेंज करवाना होता है लोगों का, तो इसीलिए जो है ना लेबर करनी पड़ती है। लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन जो है जो इन एसओपी को फॉलो नहीं करती। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, इस पे ये हमने एसओपीज के हवाले से भी इस पे काफी बात की और आई थिंक इसमें इस सक्सेस प्रोग्राम का ऑब्वियसली काफी ज्यादा रोल है बीच में जो मतलब इस सारी सिचुएशन में, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी आई थिंक हमें काफी ज्यादा कोऑपरेशन चाहिए होगी क्योंकि उन्होंने भी एसओपीज थोड़ी सी इन्फोर्स करनी होगी। तो एसओपीज के हवाले से आपके साथ के बारे मतलब आपके पास कोई आइडियाज हैं कि किस तरह के रूल्स इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं जिससे फॉर एग्जांपल ईद के अंदर ये जो ट्रांसमिशन है रोकी जा सके या ये जो रूरल एरियाज में कोई थोड़ी सी बेहतरी हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम एनसीओसी वालों के साथ भी काम कर रहे हैं, तकरीबन सारे आरएसपी थ्रू आउट कंट्री उनका हमारी जो कम्युनिटीज हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी काम कर रही होती है, वो सक्सेस प्रोजेक्ट हो या जो भी प्रोजेक्ट हो जितने भी आरएसपी। लेकिन सक्सेस में क्योंकि हम मेरे पास 1,60,000 घराने हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनमें मेजॉरिटी मोर देन 70-75% हाउस होल्ड ऐसे हैं जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। तो उनके साथ जो है हम काम कर रहे होते हैं, उसमें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट उनके साथ हम ये कर रहे होते हैं कि उन्होंने हमारे जो कम्युनिटीज में जो रिसोर्स पर्सन हैं या तंजीमात के लीडर हैं उनको ट्रेनिंग करवाई, ओरिएंटेशन करवाई है कि किस किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन में मैसेज देना है लोगों को और कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है। तो वो ट्रेनिंग करवा के फिर ही वो कम्युनिटी में अवेयरनेस दे रहे थे वॉइस मैसेजेस के थ्रू, छोटे छोटे ग्रुप 4-5-10 लोगों की जो है ना मीटिंग से डिस्टेंस मेंटेन करके मास्क वगैरह लगा के उनको जो है ना वो अवेयरनेस के हमारे जो उसके अहदेदारान होते हैं और जो सीआरपीज होते हैं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन वो रेगुलर बेसिस पे सेशन कर रहे होते हैं। तो ये अब तक की एक्टिविटी है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो है एसओपीज लाइव स्टॉक के हवाले से अभी तक प्रॉपर तरीके से वो ओपन ही नहीं हुआ मार्केट में जो है, लेकिन वो फॉलो नहीं करते लोग। तो फिर डेली बेसिस पे असिस्टेंट कमिश्नर या एसएसपी वो शहर के अंदर चक्कर लगा रहे होते हैं, फिर बंद करवा रहे होते हैं शॉप्स, तो वो अपनी तरफ से ट्राई कर रहे होते हैं। लेकिन सख्ती इतनी ज्यादा जितनी होनी चाहिए वो नहीं है, लोग फिर फॉलो नहीं करते। आप ऐसी अगर एक मतलब रूट से चक्कर लगा के शॉप्स बंद करके दूसरी तरफ जा रहा होता तो पीछे से फिर वो ओपन कर रहे होते। तो ये चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जैसे फौजिया ने कहा क्योंकि हमारे जो रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं उनकी देही इलाकों में इतनी अच्छी नेटवर्क सिस्टम है, इतनी आउटरीच है, तो हम गवर्नमेंट के नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ काम कर रहे हैं ताकि जो हमारी टेस्टिंग और अवेयरनेस आउटरीच है वो ज़्यादा बढ़े। और जैसे फौजिया ने कहा है जो हमारी लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है उनकी पहुंच देही इलाकों में इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसमें फिर से ये 3 टियर्ड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन सिस्टम आ जाता है। हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि जब कोरोना वायरस पाकिस्तान में शुरू हुआ तो हमारे जो
लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनमें से 194 जो थे उन्होंने रजिस्टर किया था गवर्नमेंट की कोरोना वायरस रिलीफ कमिटीज़ में, और उन्होंने ये स्ट्रक्चर्स जो थे इस्तेमाल किए अपनी कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करके मुनज़्ज़म करने के लिए, उनमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए और उनमें सपोर्ट पैदा करने के लिए। अब जैसे फौजिया ने कहा है, आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते, किसी भी सूरत हाल में आप नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो उनका बहुत एडवर्स और नेगेटिव रिएक्शन होता है। तो कोशिश ये होती है कि आप लोगों को ऑन बोर्ड करें, ताकि हर कोई जो है वो इस काम को एक मौशक्ती मेंटालिटी से देखे, इनफरादी मेंटालिटी से नहीं। और उस लिहाज से हमारे प्रोग्राम में काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी हुई है या सक्सेस हुआ है, इस लिहाज से कि जब कोरोना वायरस सिंध में ख़ास तौर पे, क्योंकि सिंध हमारा प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट है, हमारा सूबा है जहाँ हमारे प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस शुरू हुआ तो हमारी जो कम्युनिटीज़ थी देही इलाकों में, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे इंतज़ार नहीं कर रही थी कि कोई हमें बताए कि हम क्या करें, या कोई आके हमें पैसे दे तो हमारे मुंह में खाना जाए। जो हमारी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस थी, तंजीमें थी, उनने खुद उठ के कहा कि हमारी कम्युनिटीज़ को ये ख़तरा है, हम जो हैं फ्रंट लाइन रिस्पॉन्स देंगे, जिसकी वजह से ये कम्युनिटी अवेयरनेस सेशंस हुए कोरोना वायरस के ऊपर, हर किस्म के हिफाजती इक़दामात पे बातचीत हुई, चाहे हाथ धोने के ऊपर हो, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर, यहाँ तक कि जो हमारा वोकेशनल स्किल्स कंपोनेंट है सक्सेस के प्रोग्राम का, जहाँ हम दही मुआशरों के जो मर्द और ख़वातीन ख़ास तौर पे, उनको हम एक किस्म की वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़े। तो जिन ख़वातीन को सिलाई, कढ़ाई और कपड़े सीने की वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग मिली थी, उनने खुद मार्केट की चेंजिंग डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए कपड़े सीने के बजाय मास्क सीने शुरू कर दिए। और ये उस इलाके के जो सेहत के इदारे थे जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, हेल्थ सेंटर्स, उनके SOPs और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखते हुए उन्होंने बनाया। हमारे सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो फुटेज भी है इन इलाकों की, जहाँ ख़वातीन अपनी बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप्स में बैठ के ये फेस मास्क सी रही थी। तो ज़ाहिरी बात है, हम ये नहीं कह सकते कि देही इलाकों में कोई मसला नहीं आया था, मसले बेहद आए थे, लेकिन सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर मेरी नज़र में ये था कि जो लोग थे वो काफ़ी हद तक इतने इंडिपेंडेंट, इतने एम्पावर्ड हो चुके थे कि उनने अपनी ज़िंदगी के लिए खुद डिसीजन मेकिंग इनिशिएटिव लिया। बहुत से लोगों ने अपने जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रक्चर्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए जो अपने मुआशरे के बहुत वल्नरेबल घराने थे, उनको जाके कम्युनिटी फिलैंथ्रोपी के थ्रू साबुन दिया, फूड राशंस दिए, हैंड सैनिटाइजर्स दिए। बहुत से लोगों ने मुफ्त में जो अपने घर का सरप्लस खाना था वो दिया। लोगों ने अपने सेविंग्स इस्तेमाल की। ज़ाहिरी बात है उससे सारे मसाइल ख़त्म नहीं हुए, लेकिन उससे ये शो होता है कि वो जो तब्दीली का बीज था वो इन कम्युनिटीज़ में पौधे की सूरत में अब बढ़ता चला जा रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें आई थिंक आपने ये इस बात पे भी थोड़ा सा टच किए कि हम बात करते हैं कि शहरी इलाकों में और देही इलाकों में जो फर्क है कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है, और उसके अलावा देही इलाकों में भी जो डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं उन पे भी हर किसी पे आई थिंक एग्जैक्टली एक जैसा शायद असर नहीं होता। उनमें भी थोड़ा फर्क है। जो हैंडीक्राफ्ट बेसिकली सेक्टर है, जो फार्मिंग सेक्टर है, और लाइफ स्टॉक वाला की भी आपने बात की, तो उस हिसाब से भी आई थिंक वो वोकेशनल ट्रेनिंग में ही अब शायद वो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उन्हीं प्रिवेंटिव मेजर्स को, या
अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह अंजुम ने कहा, अभी कोविड के हवाले से जो अवेयरनेस सेशन है वो कंपलसरी हो गया है। आप जिस भी एक्टिविटी के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि मल्टीपल सेक्टर में काम करता है सक्सेस, और उसके साथ हमारे बाकी प्रोग्राम भी चल रहे होते हैं, तो ये कंपलसरी हो गया है कि स्टाफ का मेंबर या कम्युनिटी का मेंबर जहाँ पे भी जिस भी एक्टिविटी के लिए जाता है, तो पहले तो कोविड के हवाले से अवेयरनेस सेशंस करते हैं। वहाँ पे जो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही होती वो अपने सामने हैंड वाश की प्रैक्टिसेस भी करवाते हैं, और वॉइस मैसेजेस भी मसाजिद में और मेगाफोन लेकर जाते हैं, तो वो कर रहे होते हैं। वो ये एक कंपलसरी चीज़ हो गई है। अच्छा, अंजुम की बात को मैं थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करूँगी। जिस तरह अंजुम ने कहा था कि लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो हमारी कम्युनिटीज़ घरों में नहीं बैठी हुई थी, हम घरों में बैठे हुए थे। उस दिन लॉकडाउन के वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन कम्युनिटी घरों में नहीं बैठी हुई थी। कम्युनिटी वही एक्टिविटीज़ जो अंजुम ने बताई वो कर रही थी, और उसके साथ एक चीज़ जो मैंने पहले भी शायद बताई थी कि लिंकेजेस थोड़े इम्प्रूव हुए हैं कम, क्योंकि रूरल हमारा एक चीज़ आपको शायद हमने नहीं बताई कि सक्सेस में हम ओनली फीमेल के साथ, औरतों के साथ काम कर रहे हो, तो जितने भी मेंबर हैं उसमें कोई भी मेल मेंबर नहीं है। तो वो औरतें जो सिंध के अंदर देहात के अंदर काम कर रही होती है, जिनका लिटरेसी रेशियो बहुत पुअर है, और वही औरतें जो है गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी काम कर रही थी, और इलेक्टेड मेंबरान के साथ भी काम कर रही थी, और जहाँ से उनको लग रहा था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमारे एरिया में काम कर रही है, तो उनके साथ मिलके उन्होंने लॉकडाउन की सिचुएशन में काम करने की कोशिश की, और उनके रिजल्ट्स भी हैं। और इसका एक चीज़ मैं आपको शेयर कर दूं कि हमारी तकरीबन सक्सेस की सारी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन मेरे दोनों डिस्ट्रिक्ट में राशन डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी बनाई गई थी यहाँ पे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थे, इलेक्टेड मेंबर थे, और हर यूनियन काउंसिल में एक मेंबर LSO की भी थी, जो उनके साथ बैठ के मेंबर उनके जो डिजर्विंग हाउस होल्ड थे उनकी निशानदेही करना, उनकी लिस्ट बनाना। इवन एहसास प्रोग्राम जो है जिसमें PM ने अनाउंस किया था, तो वो आम लोग उसकी रजिस्ट्रेशन से अवेयर नहीं थे, कम्युनिटी वाले कि रजिस्ट्रेशन कैसे होती है मोबाइल पे, तो वो कम्युनिटी ने बढ़ बढ़ के आगे उनकी रजिस्ट्रेशन कराई, मैसेज कैसे सेंड करना होता है या ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करनी होती। तो ये इनमें मेजॉरिटी औरतें जो अनपढ़ भी थी लेकिन घरों से बाहर निकल के उन्होंने कम्युनिटी की हेल्प की है। ठीक है, थैंक यू सो मच फौजिया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसी के हवाले से, कोरोना के हवाले से, अच्छा, अर्बन सेंटर से आप कुछ एक्सपेक्ट करें कि वो किस तरह रूरल एरियाज को हेल्प कर सकते हैं इस पूरे प्रोग्राम में, या किस तरह से ताउन कर सकते हैं? इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि अभी ईद आने वाली है, और उस लिहाज से जैसे ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, और काफ़ी सारे इदारे हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो इन जो सॉरी, आवाज नहीं आ हाँ रही जी, सुल्ताना आपकी। आई थिंक थोड़ा सा कनेक्शन वीक हुआ है सुल्ताना की तरफ से। ठीक है, उतनी देर अगर कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा कि क्योंकि हम लोग इस शहर में बैठे हुए हैं, हमारी तरफ से क्या कोऑपरेशन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो देही इलाकों में जिन्हें थोड़ा सा फायदा पहुंचे? इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जब तक सुल्ताना वापस वेबिनार पे शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जो शहर में बैठे हुए हैं। मेरा जो काम है सक्सेस में RSPN की कम्युनिकेशंस ऑफिसर होने के नाते, मैं आजकल जो हमारे पार्टनर RSPs हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे मैं काफ़ी कोऑर्डिनेट करके कहती हूँ कि जितने आपकी स्टोरीज़ हैं, जितनी फील्ड में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो प्लीज़ आप हमें बताएं, ताकि हम अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे, अपनी वेबसाइट पे, मुख्तलिफ और जो हमारी पब्लिकेशंस पे हैं उसमें हम पोस्ट करें, ताकि हम अपने देही भाइयों और बहनों के जो अचीवमेंट्स हैं और एफर्ट्स हैं, उनको जितने ज़्यादा आउटरीच उसकी कर सकें वो हम करें।
کیونکہ میرے لحاظ سے جو ہمارے دیہی پارٹنرز کے چیلنجز ہیں کووڈ کی وجہ سے وہ بہت شدید ہیں، اور مطلب میں تو امیجن بھی نہیں کر سکتی کہ اس طرح کی صورتحال میں لوگ کس طرح زندہ رہتے ہیں. ہماری کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں وہ تو صرف زندہ نہیں رہ رہے، لیکن آگے کی فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں، اپنے لائیولیہڈ کے لحاظ سے ہر قسم کی مختلف انٹرپرینیوریل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. مجھے ہر دن سٹوریز آتی ہیں خواتین کی جنہوں نے کہا کہ ہمارے گھر پہ جو ہمارے مرد حضرات تھے ان کی جب جابز ختم ہو گئیں کرونا وائرس کی وجہ سے، تو ہم نے اٹھ کے کہا کہ ہم اپنے ووکیشنل سکلز جو ہیں اس کو استعمال کر کے اپنے گھرانوں کی جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اس کو ہم برقرار رکھیں گے. مجھے ینگ لڑکیوں کی کہانیاں آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے بھائی، ہمارے والد صاحب جو تھے وہ ڈیلی ویج ارنرز تھے، ان کی کمائی جو تھی وہ ختم ہو گئی جب کرونا وائرس آیا. تو ہم نے یہ پلانز بنائے کہ ہم کپڑے سیئیں گے، یا ہم اپنے جو بھی لائف سٹاک ان کو ملی ہوئی ہے انٹرسٹ فری لونز کی وجہ سے اس کو استعمال کریں گے. تو لوگ جو ہیں وہ پیسو نہیں بیٹھے ہوئے، ایکٹیولی اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور جن لوگوں خواتین خاص طور پہ جو اب اپنی ووکیشنل سکلز کو نہیں استعمال کر رہی اس مشکل وقت کے دوران، انہوں نے وہ سکل چھوڑ نہیں دیا. ہماری ان سے جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ابھی نہیں تو بعد میں جب حالات ذرا بہتر ہو جائیں گے تو ہم پھر سے کپڑے سیئیں گے، ہم پھر سے یہ بزنس جو ہمارا بنا تھا اس کو برقرار رکھیں گے. اور کیونکہ ابھی حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ لوگ بہت زیادہ کپڑے بنا رہے ہیں تو ہم کچھ اور چیز کر لیں گے. تو وہ جو انیشیٹو نہیں ہوتا وہ ابھی تک برقرار ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک تو سب سے پہلے بڑا ضروری ہے کہ اس کو آپ جتنی بھی ان خواتین کی کہانیوں کو حوصلہ افزائی دیں، ان کو ایک زیادہ بڑی آؤٹ ریچ پہ لے کے جائیں. یہ میرے خیال میں میرا فرض بنتا ہے کیونکہ میں کمیونیکیشنز آفیسر ہوں. ایک اور میں چیز کہنا چاہوں گی کہ جو رورل سپورٹ پروگرامز نیٹ ورک ہے، ہمارے ادارے نے ایک فنڈ ریزنگ انیشیٹو شروع کیا تھا. اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں رورل سپورٹ پروگرامز نیٹ ورک پہ، یہ میں کامنٹس میں بھی لنک چھوڑ سکتی ہوں. ادھر اگر آپ ہوم پیج پہ جائیں تو سب سے اوپر ایک اسٹرپ ہے جس پہ اپیل فار ڈونیشنز کووڈ-19 لکھا ہوا ہے. اس پہ اگر آپ کلک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پروگرامز ہیں ہم ان کے لیے فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں، خاص طور پہ ان گھرانوں کے لیے جو خواتین چلا رہی ہیں، یا ان خاندانوں کے لیے جہاں خاتون جو ہے وہ بیوہ ہو چکی ہے. So we are trying to support our field partners in whatever way we can. اور جو بھی ہمارے ناظرین و سامعین ہیں اگر وہ چاہیں تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں. تو یہ میری چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہوگی ان لوگوں کے لیے جو شہروں میں آرام سے بیٹھے ہیں. تھینک یو سو مچ انجم. سلطانہ آئی تھنک واپس ہمارے ساتھ ہے. آئی ایم سوری اس وقت آپ انٹرپٹ ہوگی. سلطانہ آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی اس وقت. ہیلو، ہاں سلطانہ آپ ادھر ہی ہیں؟ اوکے، آئی تھنک مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی تھوڑا سا کنیکشن کا ایشو ہے. اچھا چلیں ابھی ٹھیک ہے. اچھا فوزیہ، اس میں آپ کچھ فائنلی ایڈ کرنا چاہیں گے اس پورے مطلب موضوع پہ؟ جی ڈاکٹر صاحب. اچھا، میں انجم کی بات کو کنٹینیو رکھنا چاہوں گی. ابھی کیونکہ ہم ایک ووکیشنل ٹریننگ کا ایک
HRD की सेक्टर के अंदर लोगों को वोकेशनल और टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग पे काम करते हैं, स्किल देने के लिए। तो उसमें जो है अभी क्योंकि मार्केट तकरीबन बंद है और गांव के अंदर भी जो है इतनी डिमांड इस वक्त नहीं है जो हमने उनको स्किल्स दिए थे, तो उसमें पहले भी सपोर्ट चाहिए थी और अभी भी सपोर्ट के उनकी मार्केटिंग के हवाले से, अगर आप जिस तरह कह रहे थे कि अर्बन एरियाज़ के लोगों से कोई सपोर्ट चाहिए रूरल एरियाज़ की कम्युनिटीज़ को, तो वो उनके जो स्किल्स हैं अभी, क्योंकि अंजुम ने कहा है कि वो बंद नहीं किए, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि अभी हम आगे चल के करेंगे, लेकिन अभी अपॉर्चुनिटीज़ कम है उनके पास। तो उस हवाले से अगर कोई अर्बन एरियाज़ के लोग जो है अगर सपोर्ट कर सकें, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी एक तो वोकेशनल उनके पास पहले ही स्किल्स हैं। जिस तरह मैं मटियारी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ, तो मटियारी डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी हालात जो है वो रिच है एग्रीकल्चर के हैंडीक्राफ्ट के हवाले से, लेकिन देहात में जो लोग काम कर रहे होते अभी उनकी उतनी डिमांड नहीं है, या अभी जो हम ट्रेनिंग करवाई है हमने सक्सेस के अंदर, इस वक्त लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते ना, और मार्केट भी तकरीबन बंद है। तो इस हवाले से जो है अगर उनके लिए थोड़ा काम किया जाए तो वो बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और आई थिंक ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन थी इसके ऊपर, क्योंकि कोविड का ये एक पेंडेमिक का आई थिंक नेचर ही ऐसा है कि हर शख्स जो है और हर ग्रुप जो है वो अपने ही स्पेसिफिक मसलों के ऊपर काफी ज्यादा फोकस्ड है, और क्योंकि देही इलाकों के मसले वो वैसे भी इतने ज्यादा विजिबलाइज नहीं होते, स्पेशली जो अर्बन सेंटर्स में होते हैं। तो आई थिंक उस लिहाज से ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी थी। फौजिया और सुल्ताना, आई एम सॉरी इस वक्त डिस्कनेक्टेड है, लेकिन आपने थैंक यू सो मच आपकी कंट्रीब्यूशन का, एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक यू सो मच अंजुम फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस टू दिस प्रोग्राम, and this has been a wonderful experience. Thank you so much. थैंक यू सो मच डॉक्टर फराज, आपने हमें अपने प्रोजेक्ट का आपके प्लेटफॉर्म पे आने की इनविटेशन दी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और होपफुली हम और भी इस तरह की डिस्कशंस करते रहेंगे ताकि ज़्यादा डाइवर्स पर्सपेक्टिव सामने आए। और फौजिया और सुल्ताना, थैंक यू सो मच, आप फील्ड पे बैठे हुए आपने वक्त निकाला। मुझे पता है आप कितने मसरूफ होते हैं। हमारे जो फील्ड पार्टनर्स हैं उनको किसी भी वक्त फील्ड पे जाना हो तो वो 24/7 एक्टिव होते हैं। तो थैंक यू सो मच फौजिया, थैंक यू सो मच सुल्ताना। अल्लाह हाफिज। Okay, thank you. Allah Hafiz. हाफिज।